हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन स्टडी जोन। तो आज की वीडियो में दरोगा के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, जनजातियों के लिए। तो इसका हम डिस्कशन देख लेते हैं। हमारे संविधान में स्त्रियों, बच्चों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति प्रदान दी गई है, जबकि दलित शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। दलित शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। भारत में जो है अपशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार में, ऑप्शन बी है राज्य सरकार में, ऑप्शन सी स्थानीय स्वशासन में, ऑप्शन डी है A+B दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार में। भारत में अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार में निहित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति ऐसे विषय हैं जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो अवशिष्ट जो शक्ति है भारत में वो किस में है? केंद्र सरकार में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है बीमा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी वन्य पशु, ऑप्शन डी है A+B दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीमा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बीमा। जो संघ सूची के अंतर्गत कौन आता है? बीमा। बीमा संघ सूची के अंदर आता है। बीमा, जनगणना आदि संघ सूची के विषय है, जबकि शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची के है विषय है। शिक्षा किसके है? समवर्ती सूची के विषय है। आप इसको भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शून्यकाल। शून्यकाल में केवल लोक महत्व के प्रश्न होते हैं। जो शून्यकाल होता है उसमें क्या होता है? केवल लोक महत्व के प्रश्न होते हैं। इसमें कोई विधायी कार्रवाई नहीं होता, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें क्या होता है? लोक महत्व का प्रश्न होता है, इसलिए इसको विधायी नियंत्रण के अंतर्गत हम नहीं रखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि शेष सभी राज्यसभा लोकसभा दोनों के प्रति, यानी कि जो सार्वजनिक है उपकरण समिति, इसमें लोकसभा भी होते हैं, राज्यसभा भी होते हैं, लोक लेखा समिति भी राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी होता है। प्राक्कलन समिति में वो सिर्फ लोकसभा के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन सी केवल परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? मूल क्षेत्राधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार भी रखता है। मूल भी और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। एक केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी रखता है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब जो 1 नंबर है क्वेश्चन 1, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? तो ये सही है। राज्यपाल जो है अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, ये सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में है। तो नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि जो राज्यपाल जो शपथ लेता है तो वो 159 अनुच्छेद 159 में दिया हुआ, तो ये गलत हुआ। और तीसरा है ऑप्शन तीसरा, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ प्रतिज्ञान करेगा, ये भी सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 1, 3, 4 हो जाएगा। 1, 3, 4।
तो किसमें है 1, 3, 4, क्योंकि 2 गलत था। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संथाली। क्या हो जाएगा? संथाली को 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उनका संवर्धन करे, या किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में नियंत्रक महालेखक परीक्षक पद का सृजन किया गया है। तो ये 1919 का अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में जो नियंत्रक महालेखक परीक्षक का पद सृजन किया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 में, राइट आंसर ऑप्शन सी अप्रैल 1973 में। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनुवंशिकता विभिन्नता के। क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता विभिन्नता के राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन का कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय शक्ति। वो क्या बोलते हैं कि भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना में शामिल नहीं है। और ऑप्शन बी जो है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये शामिल है। सौर शक्ति शामिल, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन ये भी शामिल है। टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना शिवा। टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी की पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना शिवा। तो इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण कौन है? उदाहरण है ऑप्शन, इसका सिर्फ 2 ही आंसर होगा, केवल 2 ही, यानी हिरन। तो इसका राइट आंसर बी है, इसका 2 ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है? तो अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? कोल्लम किस राज्य में है? केरल में। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? केरल में। एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? एक राष्ट्र एक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? केरल के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान कितना है? 13। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 13 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? 5.9। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5.9। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? टेरियन 1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टेरियन 1। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो पहली कंपनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एयरटेल। एयरटेल जो है भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी है एयरटेल। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 में गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाला का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा निशानेबाजी से। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है?
ऑस्टिन बटलर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑस्टिन बटलर जो है वो असीमा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता, ऑस्टिन बटलर। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो शोभुद्दीन चुप्पू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चुप्पू से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे 27। वर्ल्ड वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा क्रमशः अग्रणी है? तो कौन सा? तो चीन हो जाएगा, पहला चीन है, फिर दूसरा नंबर पे भारत है इस्पात में, और तीसरा नंबर पे जापान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन, भारत और जापान। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया है? वाराणसी में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? सिंगापुर। क्या? किसके बीच? सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? सिंगापुर। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अत्यंत पिछड़े वर्ग की जो है संख्या बहुत अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा लंपी प्रोवैक को टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा। हु ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को WHO ने क्या बोलते कि मलेरिया मुक्त घोषित किया है। कौन को? अजरबैजान और तजाकिस्तान को WHO ने हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है? तो 64 पॉइंट कितना हुआ है? 64.03%। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कैटलीन करिको और ड्रू विसमैन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोनों को क्या बोलते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, कैटलीन करिको और ड्रू विसमैन को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? कितनी राशि? तो 60,000 करोड़ राशि रुपया आवंटित की है मनरेगा के लिए, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। कब तक? 2025 तक। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन संरक्षण के लिए भागीदारी। वन जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तरुण पिथोड़े। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तरुण पिथोड़े। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तरुण पिथोड़े। आगे बढ़ते हैं, BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली कैपिटल्स को BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस को हराकर जीता है दिल्ली कैपिटल्स। राइट आंसर ऑप्शन ए। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में होगा, जो ऑप्शन में दिया नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है वो भारत में किया जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई?
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? सेवा कर। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु एवं सेवाओं के लिए करदाता पर लगाए जाने वाला कर है। इसके निम्न उदाहरण है सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर और जीएसटी आदि। ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। छोटी व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किसकी समिति से की गई है? तो किसकी समिति से? चेलैया समिति। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। यानी छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? चेलैया समिति। आगे बढ़ते, नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया? जो नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया है? तो ये फिशर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, एक मिनट, इसके फिशर ने दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो छठी में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा छठी में। आगे बढ़ते हैं, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो किस नदी पे किनारे पर स्थित है? तो हिंडन नदी किनारे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, आगे क्वेश्चन 48 है। किस ब्राह्मण ने गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो सतपथ में गंधार, पंचाल आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है सतपथ में। देवपारा अभिलेख किससे संबंधित है? विजयसेन से। देवपारा जो अभिलेख किससे है? विजयसेन से। राइट आंसर ऑप्शन बी। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर के उपज कितना भाग था? 1/2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 1/2 था। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज कितना था? 1/2। किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? बुक्का प्रथम। राइट आंसर ऑप्शन है। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1689 में। ऑप्शन डी हो जाएगा 1689 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू कर दिया गया? तो जजिया कर को पुनः लागू कौन किया था? औरंगजेब। कब किया था? 1689 में। याद रखिएगा। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की स्थापना किसने की? तो द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 में 54 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। राज्यों का क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो है तो हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। क्योंकि हैदराबाद को 1798 में और मैसूर को ऑप्शन ए होगा 1798 में, मैसूर 1799 में और तंजौर को 1799 में। मैसूर और तंजौर को 1799 और हैदराबाद को 1798 में सहायक संधि के द्वारा स्वीकार करने वाले राज्य है। सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी। पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाया बिहार एवं झारखंड से पहाया विद्रोह का संबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन है। 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? इलाहाबाद में कौन दबाया था? कर्नल नील। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नल नील। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस द्वारा। 1943 में तो क्या होता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी नहीं गई है? तो मेरी कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू। यंग इंडिया, हरिजन हिंद स्वराज ये किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी द्वारा। जैसे मेरी कहानी जो है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें पूछा महात्मा गांधी द्वारा कौन नहीं लिखा गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने
कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 41 में यानी कि 41वां कांग्रेस अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया था, जबकि सर्वप्रथम महिला द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में एनी बेसेंट द्वारा किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की क्रांति का प्रमुख नारा था, किसमें था? फ्रांस की क्रांति में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो फ्रांस की क्रांति। निम्नलिखित में किन दो भौगोलिक राशियों की इकाई एक नहीं है? बल और भार का। बल और भार, राइट आंसर ऑप्शन बी। बल और भार दोनों की भौतिक राशियां की इकाई समान है। सॉरी, इसमें पूछा गया बल और भौतिक राशि की इकाई एक ही है, तो ये बल और भार का दोनों का एक ही है भौतिक राशियां। भार बल की जो एसआई है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एनीमोमीटर, आगे बढ़ते हैं। एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो वायु गति के लिए, वायु की गति के लिए। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु की गति के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण को दर्शाती है? ये जो है इसमें समीकरण कौन दर्शाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाए? स्थिर ऊर्जा। तो राइट आंसर यांत्रिक से हम जाएंगे गतिज में, गतिज से स्थिर ऊर्जा में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली का जो सिद्धांत है वो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। बर्नौली का जो है प्रमेय वो किस संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है? संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है हवा का दबाव। राइट आंसर ऑप्शन बी, हवा का दबाव। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए? धनात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो इसमें परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो परमाणु के दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये गलत है। तो यही सत्य नहीं, यही पूछे हैं। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, सही है। एक तत्व के लिए परमाणु सभी अवस्था में समान होते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि किसी भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते। जो दो तत्वों के परमाणु कभी भी समान नहीं होते, इसलिए गलत। धातु के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तन्यता। यानी धातु को हम पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तन्यता। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तन्यता। आगे बढ़ते हैं। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? विपरीत परासरण का। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विपरीत परासरण का। अब हम आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन के। ऐसा विलयन जिसमें क्षारीय विलयन को ऐसे विलयन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयोग यानी OH माइनस का सांद्रण हाइड्रोजन आयनों H प्लस के अधिक होता है, क्षारीय विलयन कहलाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जबकि एल्युमिनियम जो है हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। अर्थात इसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण होता है। एम्फोटेरिक मतलब इसमें अम्ल और क्षार दोनों का होता है। एल्युमिनियम में अम्ल और क्षार दोनों का गुण होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीले को लाल कौन कर देगा? सिरका। राइट आंसर ऑप्शन डी, नीले लिटमस को लाल कर देगा क्या? सिरका। तत्व वो एफ यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी को समानता किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैलोजन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो हैबर विधि से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हैबर विधि से अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। माइकोलॉजी का अध्ययन
निम्न में से किससे संबंधित है? तो माइकोलॉजी का अध्ययन होता है वो कवक से संबंधित। माइकोलॉजी का अध्ययन वो क्या है? कवक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? एक निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो जल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जल। अब 76 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पौधों में लचीलापन किसके ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में जो लचीलापन आता है कलेनकाइमा, कलेनकाइमा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। पौधे में लचीलेपन का गुण अस्थायी ऊतक यानी अस्थायी ऊतक कलाइनकाइमा ऊतक के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे एक लचीलापन होता है। यह यांत्रिक सहायता भी करता है। यह एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। कहाँ? एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो पुरुषों में एक्स वाई होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और महिला में क्या होगा? एक्स एक्स। पुरुष में एक्स वाई हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में जो प्रजनन होता है द्विविखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? द्विखंडन के द्वारा। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो अलग जीव उत्पन्न होते, विखंडन द्विखंडन या बाइनरी विखंडन कहलाता है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का एक सजीव है। अमीबा जो है वो प्रोटोजो किस संघ के अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ संघ एक सजीव है। तो ये भी याद रखिएगा। निम्न कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है बड़ी आंत। ये परिसंचरण तंत्र अंगों का वह भाग है जो शरीर के कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का संचालन करता है। हृदय, रक्त, धमनियां, ये परिसंचरण तंत्र का है, रक्त, धमनियां और हृदय, जबकि परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है बड़ी आंत। हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधों को जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं करता है? स्पाइगोरा को जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित नहीं करता जा सकता। स्पाइगोरा का एक सवाल है, स्पाइगोरा पूछेगा क्या है? तो स्पाइगोरा जो है वो एक सवाल है जो जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं करता है। इसमें जो है स्पाइगोरा में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है उसको सही मिलान करने के लिए देखते हैं। दूध सागर, तो दूध सागर किसमें होगा? गोवा। दूध सागर क्या हो जाएगा? गोवा। तो इसका हो जाएगा दूध सागर गोवा। एक अचार हो गया। और बरकाना का हो जाएगा कर्नाटक। तो बरकाना हो जाएगा कर्नाटक। काना से कर्नाटक याद है कि दूध सागर में गोवा। और दुदुमा या डुडुमा, ये कहाँ से? ओडिशा से। तो इसका 2 हो जाएगा। और ये किलियूर क्या है? तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। वो कहाँ अवस्थित है? जो माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है ग्रेट निकोबार में। कहाँ अवस्थित है? ग्रेट निकोबार में। माउंट थुलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला ये ग्रेट निकोबार में उपस्थित है। आगे देखते हैं। यहाँ भी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही उत्तर का पहचान कीजिए। तो हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्क का क्या हो जाएगा? हिमनद के अपर्दनीय लक्षण। इस सर्क का क्या हो जाएगा? हिमनद के अपर्दनीय लक्षण। तो एक अचार हो जाएगा। और यारडांग का हो जाएगा वायु के अपर्दनीय लक्षण। बड़खान हो जाएगा वायु का निक्षेपण को बड़खान, वायु के निक्षेपण के लक्षण। ड्रीमलिन क्या हो जाएगा? हिमनद के निक्षेपण। सॉरी, यहाँ बड़खान वायु के हो जाएगा और ड्रीमलिन हिमनद के हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ये है। अब इसको अच्छा से मिलाकर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होगी? प्रति चक्रवात कब होगा कि उसका विशेषता क्या है? तो इसके स्वच्छ आसमान क्या हो जाएगा? स्वच्छ आसमान का प्रतिचक्र यानी प्रति चक्रवात किसे कहते हैं? चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब से केंद्र और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। इसे प्रति चक्रवात कहते हैं, जिसके फलस्वरूप मौसम साफ होता है परंतु हवाएं सीमित धीमी गति से चलती। उसी उत्तरी गोलार्ध में यही घड़ी की सुई की दिशा में तथा दक्षिण ध्रुव के विपरीत दिशा में चलती है। तो प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? स्वच्छ आसमान, यानी आसमान कैसा रहेगा? एकदम साफ रहेगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पंचनद में सम्मिलित नहीं है? पंचनद में सिंधु नदी पंचनद में सम्मिलित नहीं। राइट आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन है? लौह अयस्क का खनन क्षेत्र नहीं है, तो मिजोरम लौह अयस्क क्षेत्र का खनन क्षेत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलाज खंड हो जाएगा। मलाज खंड ये है। लौह अयस्क खनन क्षेत्र में बैलाडीला यानी छत्तीसगढ़, अनंतपुर आंध्र प्रदेश और मयूरभंज ओडिशा है, जबकि मालाजन मध्य प्रदेश ये है। तांबा का ये जो मालाज खंड जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और तांबा उत्पादक के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए हो जाएगा बैलाडीला, मयूरभंज और अनंतपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो ये मिजोरम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिजोरम। आगे बढ़ते हैं, अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उसमें से कौन सा कथन सही है उसी को मिलाना। तो इसका राइट आंसर जो सही है, सत्य कथन है, तो ये ऑप्शन डी है। बिक्री फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं सूक्ष्म हवा, जो बिकर फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली कैसी है? गर्म और सूक्ष्म हवा है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तटों को किस नाम से जाना जाता है? यानी कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तटों को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोरोमंडल तट। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला जो है राष्ट्रीय उद्यान वो है हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्टील मैन ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा जमशेद जी ईरानी। जमशेद जी ईरानी को स्टील मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जमशेद जी ईरानी को। निम्न किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो बी हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनिक्स इंडिया लिमिटेड। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मॉन्की पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? मॉन्की पॉक्स को क्या नाम दिया गया है? MOX। राइट आंसर ऑप्शन सी। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दलखाई ये हो जाएगा ओडिशा। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, ओडिशा। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? किस देश से खरीदे गए हैं? फ्रांस से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ से है 96 से क्वेश्चन है मैथ की और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।